Hey guys, good morning. This is your educator Sutan Gupta. So एडवर्ब हमारा चल रहा था और आज एडवर्ब में हम लोग कुछ रूल्स को डिस्कस करेंगे और जो भी चीजें बताऊंगा ये आपके अपवर्ड फंक्शनल लेवल पे होंगी। और हमने सीखा है अभी तक कि अगर फंक्शनल लेवल पे चीजों को जान लिया तो उसको याद रखना, रिटेन रखना, उसको यूज करना बिल्कुल मुश्किल नहीं होता। ओके, सो शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले लास्ट वीडियो में जो पढ़ा था उसको थोड़ा देख लेते हैं सो दैट पूरा रिकॉल हो जाए। लास्ट वीडियो में हम लोग थे एडवर्ब ऑफ डिग्री के पास। अगर आपको याद हो तो हम लोग एडवर्ब ऑफ डिग्री में थे। अब एडवर्ब ऑफ डिग्री में थे, कुछ एग्जांपल्स देखे थे, कुछ एग्जांपल्स आज भी देख लेते हैं। जैसे पहला एग्जांपल है शी वर्कड awfully on her project. Next one, you are most welcome. Third one, Shivam danced happy. आप इसको ग्रेसफुली कह दीजिए। ओके, एक और देखते हैं। I too was there। तो ये आपके सामने मैंने 4 सेंटेंस रखे हैं। अब इन सेंटेंसेस को एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, अब मेरे टुकड़ों में करना है। तो हमें पता है भैया शी वर्कड ऑफुली ऑन हर प्रोजेक्ट। ठीक है सर। अच्छा, एक काम और करते हैं, इसमें एक वर्ड और ऐड कर देते हैं, थोड़ा मीनिंग और क्लियर हो जाएगा। ऑफुली हार्ड कर देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं। तो आपको पता है शी आपका प्रोनाउन है, आप इसे सब्जेक्टिव केस में रखते हो। आप वर्ब की बात करते हैं, जब वर्ब की बात करी तो भैया ये आपका मेन वर्ब हो गया। ठीक है, ऑफुली आपका एडवर्ब है, हार्ड आपका एडजेक्टिव है क्या? शी वर्कड हार्ड एडजेक्टिव होगा क्या, सोच के देखो। लास्ट वीडियो में कुछ बताया था मैंने, तो मैंने आपको फास्ट का एग्जांपल दिया, हार्ड का एग्जांपल दिया। तो यहाँ पे भी आपको कुछ ना कुछ दिखेगा कि यार ये जो हार्ड है ये काम करने की बात है, शी की बात नहीं है। तो मतलब यहाँ पे एडजेक्टिव नहीं है। क्या होगा, ये भी सर अपने आप में एडवर्ब होगा। और हमने सीखा है कि एडवर्ब एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। सीखा है कि नहीं? देखिए वो मैंने जानबूझ के लिखा क्योंकि हमारे दिमाग में बैठा है ना, हार्ड बचपन से सीखा है, हार्ड मतलब कठोर, और उसको हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। लेकिन सेंटेंस के हिसाब से चीजें चलती हैं। फिर आया ऑन हर प्रोजेक्ट। ऑन आपका प्रेपोजिशन है, हर आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव, और प्रोजेक्ट आपका नाउन हो जाएगा। अच्छा जी, अब एक बात समझो, आप यहाँ पे एडवर्ब तो है, कोई भी पहचान जाएगा क्योंकि हमें पता है कि भैया एलवाई लगा है, एडवर्ब हो जाता है। लेकिन क्या कहानी से इतनी हो जाती है? नहीं, मैंने आपको बताई थी एक बात। हम पहली चीज तो ये भी कह सकते हैं शी वर्कड हार्ड, है ना, साफ साफ कह सकते हैं शी वर्कड हार्ड। लेकिन ऑफुली हार्ड, पहली बात तो एक समझो कि इंग्लिश में बहुत बार ऐसा होता है कि नेगेटिव मीनिंग को भी पॉजिटिवली यूज कर लिया जाता है। ठीक है, कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है। लिखावट में भी पूरा सेंटेंस पढ़ के समझ में आ जाता है कि नेगेटिवली बोल रहा है या पॉजिटिवली बोल रहा है। अच्छा जी, और यही बात स्पोकन पे आती है, तो हमने इस पे भी डिस्कस किया था कि हम किस तरीके से बोल रहे हैं। सॉरी, अब देखिए, जब मैंने बोला शी वर्कड ऑफुली हार्ड, वैसे तो ऑफुल मतलब क्या होता है? दुख, है ना। जब आप किसी चीज से परेशान हो तो आप यूज करते हो। लेकिन यहाँ पे ये भी हो सकता है कि उसने बहुत ही ज्यादा मेहनत करी, बहुत ही ज्यादा अपना परिश्रम दिया, ये होता है। जैसे हम लोग इंग्लिश में आपने सुना होगा, अक्सर बोल देते हैं अपने कजिन से, अपने भाई से, आई विल किल यू। क्या हम सच में उसे मार देते हैं? नहीं ना। आई विल मर्डर यू, तो क्या ऐसा मार देते? नहीं, हम उसे गुस्से में बोल देते हैं, लेकिन उसका मतलब उठाया चाकू मार दिया। समझ आई बात? तो लिटरल मीनिंग में और कॉन्टेक्चुअल मीनिंग में कभी कभी फर्क आता है, इस बात को याद रखिएगा। लैंग्वेज में ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूज किया जाता है। और यहाँ पे बच्चा परेशान भी होता है। देखो एग्जामिनर को साफ साफ बात ही पता है कि कहाँ पे बच्चा दिक्कत में आता है, किस टाइप के बच्चे एग्जाम में बैठते हैं, उनको सब पता होता है, उनको इतना एक्सपीरियंस होता है। यही चीज आपको सीखनी होती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं।
यहाँ है यू आर मोस्ट वेलकम, आपको पता है यू आर वेलकम। अच्छा जी, पहली बात तो ये समझो यू एक प्रोनाउन है, आर आपका हेल्पिंग वर्ब है, आपको पता है। और वेलकम क्या है बताओ, ये मैं चाहूँ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। अच्छा जी, सीधी सी बात आप कह सकते हैं यू आर वेलकम, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहते हो यू आर मोस्ट वेलकम, तो यहाँ पे भी तो वही डिग्री की बात आ गई ना। ओके भाई देखो, एक तो आपका स्वागत, आपका बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू वेरी वेरी मच, वेरी 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 मच, ऐसे बोलते हो ना। अब वो गलत है सही, अभी मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन बोलते हो कि नहीं, मतलब आप बहुत ही तहे दिल से थे, आप बिल्कुल दिल के अंदर से थे, इस पे बात आ जाती है। चलिए फिर आया शिवम, शिवम डांस्ड ग्रेसफुली। अच्छा जी, तो जब शिवम की बात करी तो शिवम क्या है, शिवम का प्रोनाउन है। देखो मैं हर चीज पूरी पूरी अब नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जस्ट टू हैव सम रिवीजन मैं आपको चीजें बता रहा हूँ। अभी आपका वर्ब हो गया, और ग्रेसफुली की बात कर ली तो भैया ग्रेसफुली इसके लिए लगा है, सीधी बात है। मैं इसको एडवर्ब ऑफ मैनर भी कह सकता हूँ अगर मैं चाहूँ, और मैं चाहूँ तो इसको एडवर्ब ऑफ डिग्री भी कह सकता हूँ। क्यों, मैं हम लोगों ने ये बात भी समझी थी कि बात किस तरीके से कही जा रही है। मैं मैनर पे जाऊँ तो मैं कह देता हूँ कि एडवर्ब ऑफ मैनर है, और डिग्री पे भाई मुझे जोर दे के कहना है यार उसने क्या शानदार डांस किया, ये भी तो तरीका हो सकता है ना। आप वंडरफुली बोल दो, आप जॉयफुली बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। फर्क क्या है, फर्क टोन का है, ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। उसने अगर मान लो डांस किया बहुत अच्छे तरीके से किया, एक परफॉर्मेंस तो नॉर्मली बोला यार बहुत अच्छा डांस किया उसने ग्रेसफुली, अब मुझे जोर दे यार क्या ग्रेसफुली डांस किया, टोन को समझो। ये बातें लिखी नहीं जाती, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे चीजों को और एक बार लाइक लोगों की बातें सुनेंगे तो आपको ये चीजें एहसास होंगी थोड़ा कि वर्ड को यूज किया जाता है। जैसे टुडे टाइम भी है, isn't it? और टुडे आपका फ्रीक्वेंसी में भी यूज हो जाता है, तो ये चीजों को थोड़ा थोड़ा ध्यान देना है, ऐसा होता है समटाइम्स। परेशान नहीं होना है, बेसिकली मैं कहूंगा परेशान नहीं होना है, जान लो समझ आ जाए तो ठीक, नहीं तो वो तो पता है कि भैया एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है, मत करना फिर, तो उसमें भी कोई इश्यू है नहीं। चलो फिर आई टू वॉज देयर, अभी मैं इससे रिलेटेड बढ़िया एग्जाम्पल बताता हूँ। आई टू वॉज देयर, वैसे टू का मतलब यहाँ पे क्या होगा भी, अब आप इसको ऐसे ही बोल दो आई वॉज देयर। अच्छा यहाँ पे देयर क्या है बताइए सर, देयर क्या है, तो आपको पता है कि जो देयर है आपका, ये देयर आपका है एडवर्ब ऑफ प्लेस, क्या है एडवर्ब ऑफ प्लेस है। और टू यहाँ पे क्या काम करेगा, आपको पता है कि टू इसके लिए तो आया नहीं है, सीधी बात है वहां होने के लिए होगा, मतलब इंटेंसिटी दे रहा है इसको कि मैं भी वहां था। आप ऐसा भी कर सकते हैं, आई वाज आल्सो देयर, नो प्रॉब्लम, टू भी कर सकते हो, ये भी आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। एक काम करिए, इसे जल्दी से लिखिए, फिर हम आगे की बातें करते हैं। अब बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें आज बताने वाला हूं आपको, प्लीज। देखिए जल्दी से, फिर उसके बाद हम लोग इसके कुछ कीवर्ड्स देखते हैं। चलिए आगे आते हैं, अब हम लोग कीवर्ड्स को देखते हैं और नोट्स बनाते जाओ। ये याद रखना, ये नहीं कि बस चल रहा है, आपको नोट्स बनाने हैं, बार बार बोलता हूँ ये बात मैं। तो जब बात आती है कीवर्ड्स की, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा पिछले वीडियो में जो बताए थे उन कीवर्ड्स की लिस्ट बनाई आप लोगों ने, नहीं बनाई तो जाके बनाओ, समझे। चलिए कीवर्ड्स की बात करते हैं। ऑलमोस्ट, barely, highly, sorry spelling correctly, altogether, absolutely, rigorously,
और बताइए क्या हो सकता है? लीस्ट। कुछ और? ऑलमोस्ट, बेयरली, हाईली, एब्सोल्युटली, रिगरसली, लीस्ट, आप कह सकते हो मोस्ट, आप कह सकते हो ऑलमोस्ट। ठीक है, वैसे देखिए आपने कीवर्ड्स देखे। और कुछ हो सकता है क्या? सोचिए। आपका हो सकता है, हाँ जी, आपका टू हो सकता है। और कुछ हो सकता है क्या? आपका सो हो सकता है। और भी कुछ हो सकता है क्या? सो बहुत सारे हो सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। आप इस तरीके से यूज करें, मैं करता, लेकिन मैं सारे नहीं लिखूंगा। मैंने आपके लिए जितने लिखे आपको उतने लिखने हैं। आई एम गिविंग यू 30 सेकंड, प्लीज नोट इट डाउन। फिर उसके बाद हम लोग कुछ और चीजें सीखते हैं मजेदार, प्लीज। चलो, तो फिर अब हम लोग कुछ सीखते हैं बढ़िया सी बातें। और मैं आपको एक यूज बताता हूँ, इसके बाद मैं आपको प्लेसमेंट बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि प्लेसमेंट समझना बहुत जरूरी है। आप लोगों को एक बात बताता हूँ एडवर्ब में, कि जो एडवर्ब में क्वेश्चन पूछने का जो तरीका होता है, तो यूजुअली हम लोगों को ऐसा लगता है कि जो जो टाइप्स बताए हैं इस पे क्वेश्चंस डायरेक्टली आते हैं, चांसेस थोड़े कम है। अगर बात करी जाए तो इसमें प्लेसमेंट पे क्वेश्चन आता है। मैं धीरे धीरे कीवर्ड्स पे तो काम करूंगा ही, कुछ आज करूंगा, कुछ नेक्स्ट वीडियो में करूंगा, और अपकमिंग चीजों क्लासेस में चीजें आपको बता दूंगा। लेकिन आज मैं आपको कुछ बताऊंगा प्लेसमेंट चीजों की कैसे होती है। ठीक है, कुछ आज बताऊंगा, कुछ कल बताऊंगा, सो दैट आपका दिमाग वैसे काम करने लगे। एक बार में सब बताया नहीं जा सकता, सब सीखा भी नहीं जा सकता। यूजेस ऑफ टू। देखिए बहुत बढ़िया सेंटेंस है, सबने आपने कभी ना कभी बोला होगा, नहीं तो बोलोगे। ठीक है, या मूवीज में आपने सुना होगा, आई लव यू, है ना। दूसरा, आई लव यू टू। थर्ड वन, आई टू लव यू। सर 3 सेंटेंसेस हैं आपके सामने। अब आप मुझे ये बताओ, इसमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है? ठीक है, बताइए। आई लव यू टू, एंड आई टू लव यू। प्लीज सोचिए इस बात को, इसमें से कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा सेंटेंस गलत है। तो सर जी देखिए, आप में से शायद कुछ लोगों को लग रहा होगा कि थर्ड वन जो है ये गलत है। नहीं सर, गलत कोई नहीं है, बस थोड़ी सी कॉन्सेप्ट का खेल है। आपको पता है कि जब मैंने आई लव यू की बात करी तो इसका मतलब होता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ या मैं करती हूँ। नायक और नायिका कौन कह रहा है, इस पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे देखिए लिखा है आई लव यू टू, और एक लिखा है ये। अब एक बात समझिएगा, प्लेसमेंट का फर्क है। टू यहाँ लगा है, मतलब जब सब्जेक्ट के बाद लगा है, या मैं इसको बोलूं मेन वर्ब के पहले लगा है, ऐसे कह सकते हैं। आई देखो एडवर्ब में वर्ब का रोल ज्यादा होता है, इसलिए मैं इसको मेन वर्ब से कह रहा हूं। तो ये मेन वर्ब के पहले लगा है। अच्छा जी, दूसरा ये लिखा है आई लव यू टू, तो आप देख रहे हैं इसको ऑब्जेक्टिव केस के बाद लिखा गया है, मतलब कुछ तो मीनिंग में फर्क होगा। चलिए जानते हैं इसके मीनिंग में क्या फर्क होगा। देखिए सर, अगर मेन या मैं बोलूं ऑब्जेक्ट के बाद लिखा होता है तो इसका मतलब होता है तुम्हें भी, या आप कह दो इंक्लूडिंग यू। मीनिंग निकालने की तरीका बता रहा हूं। और अब जब आपका मेन वर्ब के पहले लिखा होता है तो इसका मतलब होता है ओनली। इंग्लिश में आप इसको कहना चाहें तो आप इसको ऑल्सो कह सकते हैं। ठीक है, चलिए सर, एक तो ये बात हो गई वर्ब के हिसाब से। अब देखिए मीनिंग निकालिए। मैं तुम्हें भी प्यार करता हूं,
सर फर्क है, मैं तुम्हें भी प्यार करता हूं, और यहाँ पे है मैं सिर्फ तुम्हें प्यार करता हूं। यही तो फर्क है सर। एडवर्ब में मैंने आपको बताया था कि प्लेसमेंट का रोल बहुत ज्यादा होता है, इसके अलावा उस वर्ड को किस तरीके से यूज किया जा रहा है इसका भी रोल काफी ज्यादा होता है। तो जैसे बोला आई टू लव यू, इसका मतलब आई ओनली लव यू, कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें प्यार करता हूँ। लेकिन जब बोला आई लव यू टू, इसका मतलब तुम भी हो, 4-5 और भी हैं। खैर ऐसे आप लोग मत बोलिएगा, इस चीज को याद रखिएगा। लेकिन हाँ, डेली लाइफ में हम इसको ज्यादा यूज करते हैं। कुछ के दिमाग में ये अगर सर आपने यही सुना है, सर सुना है और सही होने में फर्क होता है, सुना तो होने में बहुत कुछ है। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा याद रखना है। इसको लिखिए, फिर इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स मैं आपको और बताता हूँ प्लीज। हो गया, चलिए तो ये लिख गया होगा। तो अब हम लोग इससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं, और वो कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत आसान है। कॉन्सेप्ट है टू, एंड टू की स्पेलिंग का ध्यान दीजिएगा, TOO, एक है TO। ओके, इसके बदले में कुछ यूज होता है, वो है आपका सो दैट। ओके, आप इसको ऐसे समझ लो। एक एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तो चीजें हमें ज्यादा जल्दी समझ आएगी। अच्छा, ऐसा तो नहीं है ना मैं हर चीज आपको डिटेल में लिखा हूं तो आपके नोट्स इतने मोटे हो जाएं। नहीं, देखो मैं हमेशा ऐसे पढ़ाता हूँ। मेरी क्लास में तरीका है कि आप नोट जितने, जिस हिसाब से मैं बोर्ड में लिख रहा हूँ आपको वैसे ही नोट्स बनाने हैं, और जितने भी एग्जाम्पल्स होंगे बहुत ही फंक्शनल लेवल पे होंगे, सो दैट आपको कभी इन चीजों को लेके प्रेशर ना डालना पड़े कि हमने क्या किया था। जैसे एग्जाम्पल है, this box is too heavy to lift। अभी मैं आपको टू के कुछ और एग्जांपल ही बताऊंगा, ध्यान देना, डोंट वरी। अब यहाँ पे मीनिंग क्या आता है कि यह बॉक्स इतना हैवी है कि उठाया नहीं जा सकता, है ना। तो इतना हैवी कि हम उसे उठा नहीं सकते, या फिर ये बॉक्स इतना हैवी है उठाने के लिए, या बहुत हैवी उठाने के लिए। आप अपने हिसाब से मीनिंग निकालते, आपको अगर सर आप ही ने ठीक मतलब बता दिया, हमने ऐसा, मैंने देखो यार एक बात समझते हैं, ऐसा जरूरी तो नहीं होता कि जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा का वैसा आपको समझना है, या जैसा आप समझते हैं वैसा ही वैसा मैं बोलूँ, ऐसा नहीं हो सकता। हम अपने स्तर पे चीजों को समझते हैं, इसलिए आपकी जो शुरुआती होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए। और दूसरी बात, हूबहू ट्रांसलेशन तो किया नहीं जा सकता क्योंकि वो बड़ा ही अजीब हो जाएगा, और इसके लिए आप गूगल को यूज करिए, गूगल ट्रांसलेट को आपको समझ में चीजें आ जाएंगी। ठीक है, अब हम इसको कैसे सही कर सकते हैं, मुझे सो दैट लगाना है। मैं आपके सामने एग्जांपल लिखूंगा, आप मुझे आइडिया दीजिएगा कि क्या सही होगा क्या नहीं होगा। दिस बॉक्स इज so heavy that one cannot lift it। क्या ये वाला पार्ट सही होगा, प्लीज देखिए। देखिए ध्यान से, या फिर मैं इसको ऐसे कर दूं, देखिए अब आप कहोगे क्या फर्क कर दिया। अगर आप यहाँ पे कहें सर कि ये वाला पार्ट सही है
और ये वाला पार्ट गलत है। क्यों हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो? सर मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, आप पहले मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा। ये कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गई, ठीक है। वैसे इसे ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं, आपने स्कूल टाइम पे पढ़ा होगा, टीचर्स इसे ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से पढ़ाते हैं। अभी मैं इन्वर्जन नहीं पढ़ाऊंगा आपको, अब मेरी बात को आपको समझने की कोशिश कीजिए। दिस बॉक्स इज टू हैवी टू लिफ्ट, हम ऐसे भी इस बात को बोल सकते हैं, ये बात अपने आप में पूरी तरीके से सही। अच्छा, हिंदी मीडियम में काफी बार ये चीज देखी जाती है, काफी सारे लोग सोचते हैं कि ये स्टेप गलत होता है, ऐसे लिखा जाता है तो हम बदलते हैं। नहीं सर, वो वैसे भी बात करी जाती है और ऐसे भी बात करी जाती है, फितूर नहीं होना चाहिए। अगला सेंटेंस जो कि हमने अभी समझा कि भैया ये सो है और ये दैट है, इस फॉर्मेशन को लेके चलता है। अच्छा जी, मैं आपको कुछ बातें और बता देता हूं, वो ये कि बीच में इनके एडजेक्टिव आता है। क्या आता है? बीच में इनके एडजेक्टिव आता है, ये याद रखिएगा। ये भी एक तरीका होता है, क्योंकि हो सकता है कि आपके सामने ये सेंटेंस स्पॉटिंग एरर में ना करके सेंटेंस फिलर में आ जाए, और सेंटेंस फिलर में आपके सामने वो है कोई नाउन बना दे, कोई एडजेक्टिव बना दे, कोई एडवर्ब बना दे, तो कोई वर्ब बना दे। तो इसलिए इन चीजों को भी ध्यान रखना जरूरी होता है। इज माय पॉइंट अंडरस्टूड? वेरी गुड। अब बात को थोड़ा सा और समझते हैं। मैंने ये टू क्यों लगाया? कुछ के दिमाग में तुरंत ये फितूर आया होगा कि सर टू के साथ दैट नहीं आता, या ये बात तो सही है कि टू के साथ दैट नहीं आता, लेकिन मैंने क्यों लिखा था? इतने होशियार तो आप लोगों को। देखो होता क्या है कि जब हम एग्जाम हॉल में होते हैं तो हमारे पास एक क्वेश्चन तो होता नहीं, या पर्टिकुलर एक कॉन्सेप्ट से तो क्वेश्चन आता नहीं है। क्वेश्चन हमारे पास 200-300 होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द पेपर, उसमें 200 क्वेश्चन आएंगे, 300 क्वेश्चन आएंगे। अब यहीं पे एक दिक्कत आ जाती है, वो दिक्कत ये आ जाती है कि जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर हमारी नजर दैट में भी पड़ गई तो चांसेस ज्यादा है कि हम टू गलती कर दें। बात समझ में आ रही मेरी, मैं क्या कह रहा हूँ? ये क्वेश्चन सिर्फ इसलिए लिखा था कि आप सिली मिस्टेक ना करो। मुझे पता है कि कुछ को लग रहा होगा टाइम वेस्ट हो रहा है, बट टाइम वेस्ट नहीं है सर। ये छोटी छोटी बातें याद दिलाना भी मेरा काम होता है। तो जब भी मैंने क्लास में पढ़ाया, मैं यही काम करता हूँ, मैं छोटी छोटी चीजों पे काम करता हूँ जहाँ पे स्टूडेंट का दिमाग नहीं जाता, क्योंकि ये पकड़ना है कॉन्सेप्ट तो वैसे लिखा था, लिखा के चला जाता, कोई दिक्कत ही नहीं। इज दैट अंडरस्टूड? प्लीज इसे लिखिए। मैं आपको टू से रिलेटेड एक दो कॉन्सेप्ट और सिखाता हूँ, काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के नजरिए से भी बहुत जरूरी होते हैं। प्लीज प्लीज इसे लिखिए जल्दी से, फिर हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में आए। हो गया? चलो आगे ये कॉन्सेप्ट करते हैं। अब देखो, जो मैं टू से रिलेटेड चीजें बताने वाला हूँ उसको भी थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। यूजुअली ये मीनिंग कैसा देता है इसको भी समझो। देखिए, जब भी हम बात टू की करते हैं तो ये अपने आप में एक नेगेटिव मीनिंग देता है, ठीक है। नेगेटिव मीनिंग कैसे देता है? क्योंकि इसके पहले आपको एडजेक्टिव मतलब को ध्यान देना होता है। एग्जांपल देता हूँ, और काफी बार लोग ऐसे बोलते भी हैं, जैसे माय वाइफ इज टू ब्यूटीफुल। फर्स्ट, माय सन इज टू healthy. My grandmother
माय ग्रैंडमदर इज टू वीक टू वॉक। अब एक आम स्टूडेंट, एक एवरेज स्टूडेंट को इस सेंटेंस में या सारे के सारे सेंटेंस सही लगेंगे। क्यों? क्योंकि हमने टू को बहुत ही मतलब अपने तरीके से यूज किया हुआ है। जब भी मन आया है हमने उठाया है और टू को मतलब ले लिया है कि टू का मतलब होता है बहुत ज्यादा। लेकिन सर बहुत ज्यादा किस सेंस में बताइए? बहुत ज्यादा किस सेंस में? देखिए सर, अगर आपको कभी भी ये वाला फॉर्मेट मिले, टू ब्यूटीफुल या नॉट ब्यूटीफुल, ये फॉर्मेट मिले टू प्लस एडजेक्टिव, तो ये याद रखना कि भैया ये नेगेटिव मीनिंग देता है। अब नेगेटिव मीनिंग तो देता है, इसका लिटरल मीनिंग और क्या होता है इसको भी देखो, उतना कि जितना नहीं। दिख रहा है आपको? टू का मतलब क्या होता है? उतना कि जितना नहीं। मतलब इसको कह दो कि मेरी वाइफ इतनी ब्यूटीफुल है कि जितनी नहीं होनी चाहिए थी। भाई क्या मत देना, लड़ाइयाँ हो जाएंगी। इसीलिए तो हम लोग सो को यूज करते हैं, माय वाइफ इज सो ब्यूटीफुल। हम लोग जाने अनजाने बातें बोलते हैं, और कहाँ पे बातें? वही बातें कि सर हमने ना ऐसा सुना है, हमने ना ऐसा देखा है। भाई कहाँ सुना है, कहाँ देखा है, ये भी तो जरूरी होता है, लेकिन हम यहाँ पे ध्यान नहीं देते। एक्चुअली एडवर्ब में सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी टू की ही होती है, सबसे ज्यादा काम भी इसी पे होता है। क्योंकि बाकी के जो भी है ना, जैसे वेरी, मच, टू, ये बात कर ले, और मोस्ट, ये सब मुश्किल नहीं है। ये 10 मिनट में मैं आपको बता दूंगा, जो कि हमारे कल के सेशन में होगा। इवन इन्वर्जन भी टफ नहीं है, वो भी मैं आपको 10 मिनट में बता दूंगा। ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं। क्योंकि टू ऑल्सो का भी मीनिंग देता है, और टू ये भी मीनिंग देता है ओनली का, और टू मीनिंग इसका भी देता है कि जितना उतना कि जितना नहीं। तो जब इस तरीके से मीनिंग देता है ना, तो चीजें गड़बड़ कर जाती हैं। उसके अलावा उन्होंने देखा कि टू के साथ टू भी आता है, जहाँ पे सो दैट की कॉन्सेप्ट बनती है। तो इसलिए सर यहाँ पे हमको ध्यान देने की जरूरत होती है। इसके अलावा एक रूल और होता है मच टू का, ये बातें भी मैं बताऊंगा। इसलिए मैं आपको टू पे सबसे ज्यादा शुरुआत करी। अगर ये बात समझ में आ गई तो समझ लो आपका बहुत जरूरी काम यहाँ पे निपट जाता है, क्योंकि एडवर्ब ऑफ डिग्री आपको पता है, और ये एडवर्ब ऑफ डिग्री के अंदर ही आता है। इज माय पॉइंट क्लियर? तभी मैंने बोला कि यहाँ पे सो लगेगा, और अभी अभी सब देख के आए कि सो आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है। इज माय पॉइंट अंडरस्टूड? चलिए आगे आते हैं। तो हमने जब बोला माय वाइफ इज टू ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे टू गलत हो जाएगा। मैं सीधे सीधे बोल सकता हूँ माय वाइफ इज ब्यूटीफुल, अदरवाइज माय वाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल और माय वाइफ इज सो ब्यूटीफुल। ये बात ध्यान रखना। चलिए फिर आया माय सन। अब ये बात तो पता है कि भैया सन एक नाउन है, ये आपका एडजेक्टिव है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है। और आपको पता है कि हेल्दी, यार एक बात बताओ, कौन से ऐसे माँ बाप होंगे जो ये कहेंगे मेरा बेटा इतना हेल्दी है कि जितना नहीं होना चाहिए था? तो यहाँ पे मीनिंग गलत होगी। और आपको पता है कि हेल्दी एक एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे टू की जगह आप सो कर सकते हो, या आप कुछ नहीं बोलो तो नॉर्मली भी बोल सकते हो माय सन इज हेल्दी नाउ। इज दैट अंडरस्टूड? चलिए ठीक है, आप नोटिस करिए। तो हम लोग भी ऐसी बातें कहने से डेली लाइफ में बसते हैं, तभी मैं बोल रहा हूँ फंक्शनल लेवल पे चीजों को सीखना है। अब आया माई ग्रैंड मदर, यू नो एडजेक्टिव, या आया आपका नाउन, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए ये जो वीक आया सर, ये जो वीक आया आपको पता है कि वीक मतलब कमजोर होता है, और ये अपने आप में ही नेगेटिव है। देखा जाए भैया मैं कमजोर हूं, तो ये अच्छी चीज तो है नहीं। पॉजिटिव नेगेटिव के तराजू में रखा जाए तो इसका पर्दा नेगेटिव में ज्यादा भारी पड़ेगा, तो हम लोग इसको टू बोलेंगे। तो यहाँ पे सेंटेंस सही है कि भैया मेरी ग्रैंड मदर इतनी वीक है कि वो चल नहीं सकती। तो टू का आया। अच्छा, इसी को मैं अगर ट्रांसफॉर्म करके देखूं, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले सीखा भी है, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माई ग्रैंड मदर इज सो वीक दैट शी कैन नॉट वॉक। ये वाली बात भी है। तो हमने ये बात सीखी भी कि भैया जो ये सो वाला कॉन्सेप्ट है, सो के साथ दैट आता है, ये थोड़ी देर पहले सीखे, और बीच में हमारा एडजेक्टिव आता है। कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आपका टू का कॉन्सेप्ट काम करता है। याद रखिएगा, टू आपका
नेगेटिव मीनिंग देता है। ओके, तो इसको लिखिए आप सबके सब अच्छे से, और फिर हम लोग आई कॉन्सेप्ट देखते हैं। लिखिए जल्दी से, फिर हम लोग आगे की कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से सीखेंगे। हो गया, चलो तो अब हम सीखते हैं MPT। ये MPT क्या है बताइए, कोई सोच सकता है कि MPT क्या है? बहुत बढ़िया सा सेंटेंस लिखूंगा आपके सामने, आप मुझे बताओ ये सेंटेंस सही होगा या गलत होगा। ओके, सेंटेंस है श्रवण solved the question yesterday hastily at school। आपके लिए एक सेंटेंस है, आप मुझे बताइए क्या ये सेंटेंस सही है? देखिए, क्या ये सेंटेंस सही है? श्रवण सॉल्व द क्वेश्चन यस्टरडे हेस्टली एट स्कूल। प्लीज बताइए क्या ये सेंटेंस सही होगा? जरूरी है जानना। देखिए सर, यहाँ पे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। वो कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट है आपकी MPT। ओके, ये क्या बोला है? MPT बता रहे हो सर? देखिए सर, याद रखना MPT क्या होता है, बहुत बढ़िया चीज है। M मतलब एडवर्ब ऑफ मैनर। प्लेस आया ये एडवर्ब ऑफ प्लेस, एंड थर्ड वन इज एडवर्ब ऑफ टाइम। यहां तक बात समझ में आ गई सर जी? एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड एडवर्ब ऑफ टाइम। अगर ये बात समझ में आ गई तो समझ लो क्वेश्चन समझ में आ गया। मतलब क्या है? पहले आप एडवर्ब ऑफ मैनर रखेंगे, फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस रखेंगे, फिर एडवर्ब ऑफ टाइम रखेंगे। इज दैट अंडरस्टूड? अच्छा, यहां तक बात हो गई। अब दूसरी बात करते हैं। जैसे कि मैंने यहां पे बात करी MPT की, तो ऐसा जरूरी तो नहीं है कि आपके सामने तीनों चीजें हमेशा ही आए। गड़बड़ हो सकती है
या एग्जामिनर किसी और तरीके से चीजें रख सकता है। तो देखिए सर, मान लो इसमें से टाइम ना आए तो हम एडवर्ब ऑफ मैनर और प्लेस को रखेंगे। मान लीजिए प्लेस ना हो तो एडवर्ब ऑफ मैनर और टाइम को रखेंगे। मान लीजिए मैनर ही ना हो तो हम लोग प्लेस को रखेंगे, फिर टाइम को रखेंगे। बातें समझ में आ गई? ये बातें आपको याद रखना। अब और क्या गायब कर सकते हो, पी करोगे तो फिर वही कॉन्सेप्ट आ जाएगी। तो आपको ये स्टेप्स भी याद रखने हैं। बहुत ही शानदार चीज बता रहा हूं एमपीटी पे। क्या? मैनर, प्लेस और टाइम। तो एडवर्ब ऑफ मैनर, पी से एडवर्ब ऑफ प्लेस और टी से एडवर्ब ऑफ टाइम। ये कॉन्सेप्ट समझे? ओके। अगर एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस और टाइम की ही बात करी जाए तो हो सकता है कोई एक मिसिंग हो, तो हम क्या करेंगे सर, हम उसे मैनर और प्लेस पे ले जाएंगे। दूसरा, हम उसे मैनर और टाइम पे ले जाएंगे। अगर उसमें हम टाइम को मिसिंग कर दें, या सॉरी प्लेस को मिस कर दें तो टाइम पे आ जाएगी बात। और तीसरा स्टेप बन जाएगा कि मैनर ही ना हो तो हम लोग प्लेस और टाइम पे बात करेंगे। मतलब पहले प्लेस आएगा फिर टाइम आएगा। ये बात को याद रख लो, कहीं पे लिख लो। बहुत बढ़िया चीज एक बार में बता दी है। लोग इस पे 1-1 घंटे लगा देते हैं, कोई घंटे लगने नहीं। जिस चीज में 10 मिनट लगने उसमें 10 मिनट ही लगने चाहिए। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। श्रवण सॉल्व द क्वेश्चन। अब देखो, सबसे पहले तो इसमें एडवर्ब भी पकड़ लो। तो हमें पता है कि एक तो आपका हेस्टली है, ठीक है सर, हेस्टली होगा। दूसरा प्लेस बताने के लिए मेरे पास स्कूल है, अच्छा। और यस्टरडे मेरा टाइम बता रहा है। पहले तो आपको ये पकड़ना है। तो आपने देखा यस्टरडे टाइम बता रही है, मैंने आपको एडवर्ब ऑफ टाइम में पढ़ाया था। फिर मैंने आपको हेस्टली एडवर्ब ऑफ मैनर में पढ़ाया था, तो यहाँ पे मैंने एम लिख दिया। और टाइम के लिए मैंने बात करी तो यहाँ पे मैंने टी लिख दिया। और याद करो, मैंने प्रपोजिशन के साथ प्लेस वाला भी बताया था। और मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था किसका, मुंबई का। कुछ याद आ रहा है? मैंने कहा था देखो यहाँ पे एडवर्ब का जैसे काम कर रहा है। तो मुझे ये बात समझ आ गई, ये मेरा प्लेस हो गया। अब कोई दिक्कत है नहीं, एमपीटी की बात रखनी है तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एम लिखूंगा। तो एम में मेरा क्या, हेस्टली है ना। पी लिखना है तो प्लेस हो गया एट स्कूल। और थर्ड में क्या आ जाएगा, टाइम। तो मेरा पास आ जाएगा यस्टरडे। बात समझ आ गई? लिखिए इसको। चलिए आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूं। आप यहाँ पे मुझे पहचानने की कोशिश करिएगा, मुझे नहीं, मतलब क्वेश्चन को देखने की कोशिश करिएगा कौन। चलिए थोड़ा सा एक चीज है उसे भी देख लेते हैं। मोहन सेंट लास्ट वीक a gift to me। और टेक्निकल इश्यू हो गया था तो वीडियो दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ। मोहन सेंट लास्ट वीक a gift to me। क्या ये सेंटेंस सही है? बताइए। देखिए सर, अभी मैंने आपको पढ़ाया एमपीटी।
ये बात तो आप सबको समझ में आ गई होगी कि पहले मुझे एडवर्ब ऑफ मैनर रखना है, फिर मुझे एडवर्ब ऑफ प्लेस रखना है और थर्ड पे एडवर्ब ऑफ टाइम रखना है। यहां तक तो कोई इशू है नहीं। वेरी गुड। अच्छा, आगे की बात क्या है सर? आगे की बात ये है कि इनको रखना कब होता है, तो आप ध्यान देंगे वर्ब के बाद। ओके, पहली बात तो मैं लिख देता हूं आफ्टर वर्ब, और वर्ब की बात कर रहा हूं तो आप इसके बाद करेंगे ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट? तो सर जी ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद। यहां तक बात समझ आ गई? इसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद। अच्छा जी, क्या ऑब्जेक्ट होना जरूरी है? सर ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है। आपने ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब्स पढ़ी हैं तो आपको पता होगा कि ट्रांजिटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट होता है, इंट्रांजिटिव के साथ नहीं होता है, और होता है क्यों नहीं होता, ये सारी बातें जब आप पढ़ोगे तो मैं डिटेल में पढ़ा दूंगा। अभी के लिए इन बातों को आपको याद रखना है कि एमपीटी को यूज करना है आफ्टर वर्ब और ऑब्जेक्ट के बाद। यहां तक बात समझ में आ गई? वेरी गुड। अब देखिए, इसी सेंटेंस को देखने की कोशिश करिए। लिखा है मोहन, तो मोहन आपका सब्जेक्ट है, आप इसको नाउन भी कह सकते हो। इसके हिसाब से मैंने वर्ब लगाई पास्ट इंडेफिनिट में, मैंने इसको वर्ब का नाम दे दिया। लेकिन मैंने एक चीज नोटिस करी कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, क्योंकि आज गिफ्ट टू मी तो सही हो सकता है, लेकिन यहाँ कुछ गड़बड़ है, और गड़बड़ यही है, यही आपकी एरर है। देखो आजकल क्या होने लगा है, एग्जामिनर थोड़ा स्मार्ट हो गया है, वो हमेशा सेंटेंस एरर पे क्वेश्चन नहीं देता है। एग्जामिनर ये चीज करते हैं तो वहां पे किस टाइप के क्वेश्चन दे देंगे कि सर हो सकता है क्वेश्चन आपको दे दे कि इसकी प्लेसमेंट एरर बता, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में यही चीजें तो होती हैं जहां पे प्लेसमेंट पे क्वेश्चन बनता है। समझ में आई बात? तो इस बात को थोड़ा सा याद रखना। सो मोहन सेंट अ गिफ्ट टू मी, और ये जो लास्ट वीक है वो यहाँ पे आ जाएगा। ओके, मतलब मी के बाद आएगा। इस छोटी सी कॉन्सेप्ट थी, कोई बड़ी कॉन्सेप्ट नहीं थी। मान लो अगर वहां पे टाइम नहीं होता तो मैनर होता, मैनर नहीं होता तो प्लेस होता, तो हम लोग इन चीजों को बाद में रखते हैं। ये याद रखना, एडवर्ब में यही चीजें परेशान करती हैं। जैसे मैंने आपको टू वाला एग्जांपल बताया, तो बच्चा यही तो गड़बड़ कर देता है, आप नहीं करिएगा। इज दैट अंडरस्टूड सर? थैंक यू सो मच। लिखिए उसके बारे में, और हम लोग वोकैबुलरी को डिस्कस करेंगे। प्लीज टेक योर टाइम। चलिए सर, यहाँ तक बात कंप्लीट हो गई होगी, कॉन्सेप्ट पूरी हो गई होंगी, और आप अपने नोट्स मेंटेन करते जा रहे होंगे। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसे हम लोग बोलते हैं OWS। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस व्हाट आर OWS or what is OWS. So OWS, or you know it, one word substitution. So one word substitution is one of the most integral parts of vocabulary.
It simply means that a sentence should be replaced with a single word. That's it. मतलब आपके सामने एक सेंटेंस होगा और उस सेंटेंस को आपको एक वर्ड से रिप्लेस करना है। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। Is that understood? ये बात समझ में आ गई। बस इतना सा होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आपके लिए मैं कुछ एग्जांपल्स लिखूंगा, इन एग्जांपल्स के साथ साथ हम लोग इनको डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। हिंदी मीनिंग भी मैं आपको बता दूंगा, उसमें ऐसे कुछ घबराने वाली बात है नहीं। जैसे पहला, अ प्लेस, आप लिखते जाइएगा, अ प्लेस वेयर द एनिमल्स आर, where the animals are kept। ठीक है, या मैं इसको और कह दूं, अगर भाई एनिमल जहां रखे जाते हैं तो आप इसको जू कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं भाई। एक ऐसी जगह जहां पे एनिमल रखे जाते हैं उसे आप जू कह सकते हो। इसे सेंचुरी भी कहते हैं भाई। सेंचुरी क्या है, जैसे मान लो मैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोल दूं तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जंगली जानवर होंगे ना, एक चीज तो ये हो गई। अच्छा, इसी तरीके से मैं एक और कह दूं, दूसरा, अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर। ठीक है, अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड फॉर द मार्केट, ये भी जरूरी है, फॉर द मार्केट। तो इसको क्या बोलते हैं सर? इसको बोलते हैं हम लोग अबैटियर। दोनों के दोनों मैंने लिखा, मैं इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ध्यान से देखना। देखो भाई, जब मैंने बोला अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर केप्ट, ठीक है, यहाँ पे दाग नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, वेयर एनिमल्स आर केप्ट। तो भैया एक ऐसा प्लेस जहाँ पे जानवरों को रखा जाता है, तो भैया वो आपके लिए जू हो सकता है। जू में ही तो जानवरों को रखा जा सकता है, जिसे आप उद्यान भी कह देते हो, पार्क भी कह देते हो। ठीक है सर। दूसरी बात, अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड फॉर द मार्केट। स्लॉटर्ड का मतलब होता है काटना। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा चिकन, जो मतलब मुर्गे होते हैं, या आपने देखा होगा जहाँ पे बड़े गाय भैंस भी काटी जाती हैं। ठीक है, इसको किसी धर्म से नहीं जोड़ना, एक बात बता रहा हूँ, जहाँ जानवरों को काटा जाता है उसे हम लोग अबैटियर बोलते हैं। अच्छा, इसको स्लॉटर हाउस भी बोला जाता है। आपने इसको न्यूज में देखा होगा, तो हो सकता है आपके सामने अबैटियर ना आए, आपके सामने आ जाए स्लॉटर हाउस। क्या आ जाए? स्लॉटर हाउस। याद रखिएगा, दोनों तरीके से इसको यूज किया जाता है। एग्जामिनर जो भी एग्जांपल ऑप्शन में देते हैं वो आपको करना है। कुछ दिमाग में क्या दोनों दे सकता है सर? दोनों नहीं देगा, ये तो कॉमन सेंस है। ठीक है, तो इसे लिखिए, जल्दी से हम लोग नेक्स्ट भी डिस्कस करते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लें। सो नेक्स्ट हो गया आपके सामने टू गिव अप अ थ्रोन, टू गिव अप अ थ्रोन वॉलेंटरी। देखिए, वैसे मैं आपको बिना उसके भी सिखा सकता हूँ, बट है क्या कि वोकैबुलरी के इतने बड़े बड़े सेंटेंसेस लिखते हैं। वैसे इनको पढ़ाने का असली मजा जो होता है वो सीधे सीधे बोर्ड में, डिजिटल बोर्ड में होता है, सो दैट आपके सामने आ जाए, आपका भी समय बचे। तो इसलिए मैं ये चीजें करता हूँ, तो आप भी सीखते जाओ। टू गिव अप अ थ्रोन वॉलेंटरी, इसको क्या बोलते हैं सर? इसको बोलते हैं हम लोग एब्डिकेट। एब्डिकेट को हिंदी में बोलते हैं आपको त्यागना। अब थ्रोन मतलब क्या होता है भैया? आपको पता है, थ्रोन मतलब एक तो मुकुट होता है, या आप इसे सिंहासन भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग? इसे सिंहासन भी बोलते हैं। तो इस बात को भी थोड़ा सा याद रखना है। इसको हम क्या बोलते हैं? सिंहासन। चलिए, बोर्ड एकदम सही आ रहा है, कोई इशू नहीं है। तो ये सिंहासन हो गया। अब सिंहासन का मतलब ऐसा नहीं कि आप किसी राजा महाराजा की फैमिली से बिलोंग करते होगे तो ही इसको यूज किया जाएगा। आप अपनी प्रॉपर्टी पे भी हाथ छोड़ दोगे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, हम लोग उसके लिए भी यूज करते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका एब्डिकेट। एक और देखते हैं एब्डिकेट के बाद।
अ पार्टनर इन क्राइम, मतलब एक ऐसा दोस्त जो कि आपको गलत काम करने में साथ रहता है, ठीक है, अ पार्टनर इन क्राइम। तो इसके लिए यूज किया जाता है अकम्प्लिस। सर स्पेलिंग को याद रखिएगा, ACCOMPLIC, एक ऐसा दोस्त जो आपको गलत काम करने में साथ देता है उसे अकम्प्लिस बोलते हैं। एक बात और बताता हूँ, कभी कभी इसको मजाक में भी बोला जाता है। जैसे मान लो आप हो, आपका एक बचपन का दोस्त है, तो आपके घर वाले कह रहे हैं भैया दोनों के दोनों शैतान है, बचपन से देख रहे हैं इनकी शैतानी, तो वहां पे भी यूज कर लिया जाता है, दे आर पार्टनर इन क्राइम। ओके, इसका मतलब ये नहीं कि वो खूनी हो गए हैं, गलत काम कर रहे हैं, मतलब शैतानी में भी साथ होने के लिए हम उसको यूज करते हैं। ओके, चलिए एक और देखते हैं इसी के साथ, द एक्ट ऑफ फीलिंग अ पर्सन फ्रॉम अ चार्ज बाई वर्डिक्ट, तो इसे बोलते हैं एक्विटल। हिंदी में बात कर लो, हिंदी में बोलते हैं आपको दोष मुक्ति। इज दैट अंडरस्टूड? तो गिव अप अ थ्रोन और वॉलंटरी, इसको हम लोग बोलते हैं एब्डिकेट। अ पार्टनर इन क्राइम बोलते हैं इसे अकम्प्लिश। और एक्ट ऑफ फ्रीइंग अ पर्सन फ्रॉम अ चार्ज बाय वर्डिक्ट, ठीक है, मतलब मान लो किसी के ऊपर कोई केस चल रहा है, कोई जेल में और उसको छोड़ दिया गया, उसके ऊपर से चार्ज हटा दिए गए, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं क्या, एक्विटल। तो जल्दी से लिखिए, फिर हम लोग कुछ और डिस्कस करते हैं जल्दी। हो गया, चलो जल्दी से दूसरा डिस्कस करते हैं। द पीरियड between the beginning of puberty and adulthood। तो इसको क्या बोलते हैं सर, हम लोग इसको बोलते हैं एडोलसेंस, ठीक है। क्या बोलते हैं सर, एडोलसेंस। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो जैसे मान लो 18 साल में हम लोग मानते हैं कि एकदम परिपक्व हो जाते हैं, मतलब एक जवानी के दिन होते हैं, इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं। तो ऐसा समझिए कि जैसे हम लोग 11-12 साल के होते हैं, तो आप देखेंगे लड़कों के मूंछें आने लग जाती हैं, 12-13 साल 14 साल में मूंछें आनी शुरू हो जाती हैं, शरीर थोड़ा चौड़ा होना शुरू हो जाता है ना, मतलब शारीरिक बदलाव बहुत ज्यादा दिखते हैं। अगर लड़कियों में भी देखा जाए तो उनकी भी शारीरिक बनावट बदलने लगती है, क्योंकि अगर आप 10 साल तक 11 साल तक के लड़कियों या लड़कों को देखो और अगर कपड़े बदल तो पहचानना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इज़न्ट इट। लेकिन अगर वही आप 11-12 साल से शुरू करें और लड़कों में भी देखें तो फिर सीधे सीधे दोनों में बदलाव करना मुश्किल नहीं हो जाता। तो ये जो प्रोसेस होती है, मतलब पूरी तरीके से अडल्टहुड को पा लेना, ठीक है, तो इस जो प्रोसेस होती है इसको एडोलसेंस बोलते हैं। ये याद रखिएगा, काफी बार लोग इसको कंफ्यूज कर जाते हैं कि प्यूबर्टी ही बोलते हैं, या हो सकता है अडल्टहुड की जगह कुछ और लिख दे और फिर हम एग्जाम जो ऑप्शन है उसके सामने अडल्ट लिख दे, तो फिर वहां पे लोग एडोलसेंस नहीं करते। इज दैट अंडरस्टूड? चलिए एक और देखते हैं, साइंस ऑफ एरोप्लेन्स।
तो इसको बोलते हैं एरोनॉटिक्स। क्या बोलते हैं? एरोनॉटिक्स। याद रखिएगा, साइंस ऑफ एरोनॉटिक्स। अच्छा, अब एक बात बताओ, अगर कोई व्यक्ति है, कोई इंसान है जो एरोप्लेन्स को उड़ाता है, तो उसे क्या बोलेंगे? सर हम लोग उसको बोलते हैं एरोनॉट्स। इसको आप लोग पायलट भी बोलते हो, इसको एरोनॉट भी बोला जाता है। याद रखिएगा, अगर प्लूरल है तो एरोनॉट और सिंगुलर है तो एरोनॉट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो सीधी बात है भैया, जो उड़ाने का काम करे उसको बोलते हैं एरोनॉट, इसको हम लोग पायलट के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, पायलट से ही आपको एक चीज और बताता हूँ, एक और होता है जिसे हम कहते हैं लोको पायलट। क्या होता है सर? आपका होता है लोको पायलट। और लोको पायलट का मतलब क्या होता है सर जी? इसको तुम ऐसे समझ लो, ट्रेन का ड्राइवर, इसे बोलते हैं लोको पायलट। याद रखना, ऐसा मत सोच लेना कि जो होता क्या है कि भाई नया बच्चा होता है, अब मान लो एग्जाम देने गया, लोको पायलट दिखता है, उसे लगेगा जब पायलट के बगल में जो दो बैठता है, टीवी में हमने देखा है कि दो पायलट बैठते हैं, तो पायलट के बगल में जो बैठता है तो उसको लोको पायलट बोलते हैं। नहीं, ये गलतियां बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है? तो काम करिए, इसे जल्दी से लिखिए, फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। प्लीज आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक दो और हैं उनको भी देख लेते हैं। A person who claims the existence of God is unknowable। कुछ लोगों को तो अननोएबल भी अजीब लग रहा होगा, अननोएबल भी होता है, अननोन तो सुना था, तो सर अननोएबल भी होता है। तो अ पर्सन हु क्लेम्स द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज अननोएबल, मतलब भगवान का पता नहीं है, ये कहने का मतलब है। ऐसे पर्सन को हम लोग बोलते हैं एग्नोस्टिक, ठीक है? एग्नोस्टिक। इसको सिनोनिम्स में अगर देख लिया जाए तो अथीस्ट भी बोला जाता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे इसको यूज करना है। जैसे मैंने बोला एथीस्ट, एथीस्ट, आज पता नहीं क्या हो रहा है, एक्चुअली यार सारी चीजें खुद ही समझनी होती है, रोड भी, कैमरा भी, खुद को भी, लाइट भी, तो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाती है चीजें। तो यहाँ पे हो गया एथीस्ट। देखो, अगर यहाँ पे लिख दिया जाए कि भैया भगवान होता ही नहीं है, मैं भगवान में विश्वास ही नहीं करता, तो आप लोग एथीस्ट यूज कर दोगे। अगर आपको कोई सेंटेंस मिलेगा पर्सन हु क्लेम्स द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज अननोएबल, इसका मतलब होता है एग्नोस्टिक। तो एक बात याद रखिएगा कि एग्जाम्पल की बात है, मतलब अगर आपके सामने ऑप्शन में एग्नोस्टिक दे दे तो आप एग्नोस्टिक कर देना, और अगर आपके सामने एग्नोस्टिक ना दे दे, एथीस्ट दे दे तो आप एथीस्ट कर देना, दोनों ही दे दे तो भी एग्नोस्टिक कर देना। बस इतनी सी बात है, ये बात को आप याद रखिएगा। एक और देखते हैं, बिलोंगिंग टू अ फॉरेन कंट्री, मतलब एक विदेशी देश से होना, इसको हम बोलते हैं आपका एलियन, ठीक है? मतलब भाई कोई विदेश है, कोई दूसरा देश है, वहां से आप बिलोंग करते हो तो क्या बोला जाता है भैया? एलियन बोला जाता है। अंतरिक्ष से आए हो तो भी एलियन बोला जाता है। जादू आपने देखा होगा, कोई मिल गया मूवी, ठीक है सर, तो उसको हम लोग बोलते हैं एलियन। चलिए एक और देख लेते हैं आज का लास्ट का, तो अ लवर ऑफ मैनकाइंड, यहां लिख देता हूं, अ लवर ऑफ मैनकाइंड। तो इसको क्या बोलते हैं सर? इसको एक तो बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ठीक है, या हम इसको एल्ट्रुइस्ट भी बोलते हैं। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी बोल सकते हैं, एल्ट्रुइस्ट भी बोलते हैं। एंथ्रो मीन्स मानव होता है, लॉजी मीन्स स्टडी होता है, आईएसटी एक्शन करने वाला हो गया, तो आपका ये हो गया एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ठीक है? यहाँ तक बात समझ में? सॉरी, नॉट एंथ्रोपोलॉजिस्ट, इसे फिलैंथ्रोपिस्ट बोलते हैं। सॉरी मैं गलत बोल गया आपका,
फिलैंथ्रोपिस्ट, स्पेलिंग याद रखिएगा फिल, क्योंकि मुझे याद आया रूट वर्ड बताते समय, इस फिलैंथ्रोपिस्ट, PHILANTHROPIST